नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। एक बार कंफर्म करके बताइए आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। पिछले 2 दिनों से तकनीकी समस्या के कारण, टेक्निकल इशू के कारण, इंटरनेट की समस्या के कारण क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। और आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कल रह गया था। जी भारती जी, राधे राधे, माई क्राफ्टी, वेरी गुड आफ्टरनून, जय श्री महाकाल, राम राम। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी क्लास में जुड़ जाएं, और लाइक कर दीजिए। आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं वो करूंगा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द बोला है आर्थिक समृद्धि और एक शब्द बोल रहा हूं आर्थिक विकास। वेरी गुड आफ्टरनून रूपाली यादव जी, नमस्कार। एक मैंने बोला है आर्थिक समृद्धि और एक मैं बोल रहा हूं आर्थिक विकास। और जब भी मैं ये चीजें पढ़ाता हूं तब मैं आपको सबसे पहले एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भैया आर्थिक समृद्धि को आर्थिक वृद्धि भी बोला जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका अंग्रेजी लिखना चाहता हूं तो इसे क्या बोलूंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। और इसका मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है सर। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है और एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मैंने कल भी आपसे एक चर्चा करी थी कि बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। मतलब आर्थिक समृद्धि तो होगी ही होगी, है ना। आर्थिक विकास बाद की कंडीशन है। आर्थिक विकास में आर्थिक कल्याण होता है, जबकि यहाँ पर हम आर्थिक कल्याण की बात नहीं करते हैं, केवल प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की बात करते हैं। मतलब यह मात्रात्मक संकल्पना है, यह मात्रात्मक अवधारणा है, और यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक अवधारणा है। तो जब इसका दृष्टिकोण संकुचित होता है और इसका दृष्टिकोण, या अगर मैं क्षेत्र देखूं तो इसका व्यापक होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक कल्याण छिपा होता है। अगर मैं ये अर्थशास्त्रियों ने जो आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी है वो विकसित देशों के संदर्भ में करी है, लेकिन जब भी मैं अल्प विकसित देशों को देखता हूं तब वहां पर मुझे आर्थिक विकास दिखाई देता है, क्योंकि अल्प विकसित या विकासशील देश क्या करते हैं, आर्थिक कल्याण करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर सामाजिक कुछ समस्याएं होती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या होती है ना। यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या मैं बात करूं यहाँ के लोगों का आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर करना होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे मैंने एक में लिखा है आर्थिक समृद्धि के ऊपर मैं बना रहा हूं आर्थिक विकास। मैंने यहां पर लिखा आर्थिक समृद्धि और इसके ऊपर मैंने लिखा आर्थिक विकास, है ना। और मैंने आपको थोड़ा सा भी बताने का प्रयास किया, भी हम एक एक करके लिखेंगे। और बी नंबर पर मैंने लिखा है, पहले मैंने क्या किया है, तो पहले मैंने आर्थिक विकास डाल दिया यहां पर, यहां पर मैंने आर्थिक विकास लिख दिया है, और आर्थिक विकास के ऊपर मैंने यहां पर आर्थिक समृद्धि लिख दी है। कौन सा सही है? और मैं ये बोल रहा हूं बिना आर्थिक समृद्धि के, एक पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं कि बिना आर्थिक समृद्धि के विकास संभव नहीं है। मैंने लिखा है बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास संभव नहीं है, मतलब पहले तो समृद्धि होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। कौन सा सही होगा? ए नंबर वाला सही होगा। अनीता ने, भारती ने बोला है मेरा नाम रक्षा है, ठीक है, रक्षा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अगर इस सेंटेंस को सेटिस्फाइड करना है तो। मैंने क्या बोला? बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। सर आप हमें आर्थिक समृद्धि के बारे में बेसिक पॉइंट्स बताओ पहले तो। आइए बात करते हैं आर्थिक समृद्धि पर, आइए बात करते हैं आर्थिक समृद्धि पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर। यह मात्रात्मक अवधारणा है। मैंने लिखा यह क्वांटिटेटिव टूल्स है, यह मात्रात्मक अवधारणा है। मात्रात्मक अवधारणा का मतलब क्या? जिसको हम काउंट कर सकें, जिसकी गणना की जा सकती हो, है ना, जिसका कोई मेजरमेंट हो। अच्छा, मेजरमेंट है ना, यह मात्रात्मक अवधारणा है। इसकी गणना या इसका मापन किया जा सकता है, इसकी गणना
या मैं बोल सकता हूं इसकी मापन या इसका मापन किया जा सकता है, गणना या मापन किया जा सकता है। एग्जाम्पल देके बताओ सर, हमें समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल देके बताओ। आप देखते हो विकसित देशों में जैसे अमेरिका है ना, आपने देखा जैसे अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, यहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, जीडीपी का आकार बड़ा है, राष्ट्रीय आय भी बड़ा है ना, अन्य देशों की तुलना में। तो यह मात्रात्मक अवधारणा है। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल घरेलू उत्पाद, इसके अलावा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जहां पर भी ये चीजें होंगी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, और राष्ट्रीय आय अंग्रेजी में नेशनल इनकम बोला जाता है, अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम बोला जाता है, और अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या आपको जीडीपी काउंटेबल है? हाँ सर, जीडीपी काउंटेबल होती है। जीडीपी का आकार दिखाया जाता है कि जीडीपी जो है इस देश की इतने लाख करोड़ है, इतने बिलियन में है ना, या टोटल का इतने परसेंट है। हम बता सकते हैं जीडीपी का, हम काउंट कर सकते हैं। पीसीआई पर कैपिटा इनकम भी हम काउंट कर सकते हैं, स्थिर कीमत पर भी और चालू कीमत पर भी। प्रति व्यक्ति आय दो तरीके से निकाली जा सकती है, एक स्थिर कीमत पर निकालते हैं और एक चालू कीमत पर निकालते हैं। और राष्ट्रीय आय, तो इनकी गणना की जाती है, अब जब ये सब चीजें लिख रहा हूं तो उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से पूंजी का निर्माण होगा। उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से पूंजी का निर्माण होगा। तो अगर आर्थिक समृद्धि का आशय पूछा जाए कि आर्थिक समृद्धि का आशय क्या है, तो तुम बोलोगे कि आर्थिक समृद्धि वह है जिसमें उत्पादन में तो वृद्धि होती है। सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हो कि किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या बोलते हैं, तो हम जो है जीडीपी बोलते हैं। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी उत्पादन में वृद्धि हुआ होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य हमने टोटल काउंट किए होंगे। अब जब प्रति व्यक्ति आय भी हुआ होगा, क्योंकि उत्पादन हुआ है, उपभोग हुआ है, तो इससे लोगों को लाभ भी होगा, क्योंकि उत्पादन और उपभोग ये बाजार के दो बड़े हिस्सेदार हैं, या दो बाजार के ये विषय हैं कि एक तो उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता होता है। उत्पादक उत्पादन करता है ना, उत्पादन क्या करता है, उत्पादक जो है वो उत्पादन करता है और उपभोक्ता उसका कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, और इसी के बीच में पूरा बाजार व्यवहार करता है। हाँ सर, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो फिर उससे जब वितरण की बारी आती है तो वितरण में हम श्रमिक को पारिश्रमिक देते हैं। हाँ, जो हमने उत्पादन के साधन में श्रम पढ़ा है, उत्पादन के साधन में पूंजी पढ़ी है, उत्पादन के साधन में हमने श्रम, पूंजी और इसके अलावा भूमि पढ़ा है, तो भूमि का हमने किराया दे दिया, पूंजी का हमने ब्याज दे दिया, और इसके अलावा श्रमिकों को हमने वेतन या पारिश्रमिक दे दिया। जब ये सारी चीजें हमने दे दी तब उसके बाद फर्म का लाभ भी निकल कर आएगा। फर्म का लाभ मतलब इनकम। अब पारिश्रमिक मिला है मजदूर को, मैं मजदूर था, मुझे पारिश्रमिक मिला मान लो, तो मेरी वो प्रति व्यक्ति आय है ना, पर कैपिटा इनकम है ना। हाँ, पर कैपिटा इनकम ऐसे सब देश सबकी अगर जोड़ दी जाए तो राष्ट्रीय आय, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है। तो हम जब राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं, जो हमारे पास नेशनल इनकम आई है उससे हम किसी देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाती है। हाँ सर, तो ये आपको यहां से मिल सकता है, आर्थिक समृद्धि से ये चीजें आप ज्ञात कर सकते हो। जी गुड मॉर्निंग देवेश जी, गुड मॉर्निंग भैया, है ना। तो ये पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय से जब देश की जनसंख्या को भाग दे दिया जाता है तब हमारे पास पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय
निकल कर आ जाती है, सामने आ जाती है। तो मात्रात्मक अवधारणा है कौन सी? आर्थिक समृद्धि, है ना, आर्थिक समृद्धि। और अर्थशास्त्रियों ने यह बोला है, अर्थशास्त्री, है ना, अर्थशास्त्रियों भी लिख सकते हो, अर्थशास्त्री भी लिख सकते हो, है ना, अर्थशास्त्री आर्थिक समृद्धि का प्रयोग, आर्थिक समृद्धि का प्रयोग, अर्थशास्त्री आर्थिक समृद्धि का प्रयोग विकसित देशों के लिए करते हैं, विकसित देशों के लिए करते हैं, विकसित देशों के लिए करते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल, आओ बताओ एग्जाम्पल। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिखोगे? ब्रिटेन विकसित देश है, इसके अलावा चीन विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है। यहां पर लोगों की सामाजिक समस्याएं नहीं है, यहां पर लोगों का आर्थिक कल्याण हो चुका है। यहां के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाना है, पहले से मजबूत है, बस और मजबूत बनाना है। मतलब ना तो यहां पर शिक्षा की समस्या है, ना तो यहां पर स्वास्थ्य की समस्या है, ना तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, ना तो यहां पर भुखमरी की समस्या है, ना तो यहां पर कुपोषण की समस्या है, ना तो यहां पर भ्रष्टाचार की समस्या है। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब उत्पादन में वृद्धि और पूंजी निर्माण की बात करी जाए, अब भैया उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो जो उद्यमी है, जो फर्म है, वो भी लाभ कमा रही है, और जो उस फर्म में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी लाभ कमा रहे हैं। तो आय तो दोनों की बढ़ रही है, प्रॉफिट तो दोनों को हो रहा है, तो निश्चित रूप से कैपिटल तो गेन हो रही है, पूंजी का निर्माण तो हो रहा है। मतलब यह आर्थिक समृद्धि है, यह आर्थिक समृद्धि है। अब वो व्यक्ति अपनी इनकम का, अपने लाभ का कई जगह मल्टीपल यूजेस करेगा और अपनी पूंजी को बढ़ाता चला जाएगा, निवेश करेगा, एफडीआई करेगा, एफपीआई करेगा, शेयर खरीदेगा, डिवेंचर खरीदेगा, आईपीओ खरीदेगा, बहुत सारी जगह खर्च करेगा। तो पूंजी का निश्चित रूप से निर्माण होने वाला है, प्रॉपर्टी खरीद के डाल देगा, 8-10 साल बाद बढ़ जाएगी, फिर उसका पूंजी निर्माण हो जाएगा। तो ये होता है पूंजी निर्माण। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो पूंजी निर्माण निश्चित रूप से होता है, और यह मात्रात्मक अवधारणा है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और ये हमें सारी चीजें ब्रिटेन, चीन, अमेरिका में देखने को मिलती हैं। और जब मैं आर्थिक विकास पर आया, अगले ही क्षण जब मैं आर्थिक विकास पर आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आया, तो आर्थिक विकास कब होता है ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक विकास के संबंध में यह बोला जाता है कि यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक अवधारणा है। यह मात्रात्मक तो है, यह गुणात्मक अवधारणा है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा मात्रात्मक और गुणात्मक होता क्या है। छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा मात्रात्मक और गुणात्मक होता क्या है। मैंने कहा आप कितने तक पढ़े, आपने कहां तक पढ़ाई करी, मैंने आपसे पूछा, तो आपने बोला सर कि मैंने यूजी किया, बीए बीएससी किया, उसके बाद सर मैंने एमए एमएससी किया, और उसके बाद सर मैंने बीएड किया, या ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड कर लिया, तो उसके बाद एमए किया, एक प्राइवेट एक रेगुलर जैसा भी किया हो। तो मैं बोलूं कि यार तुम्हें मेरे बराबर अर्थशास्त्र का ज्ञान है क्या? तो तुम्हारे पास कम ज्ञान भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या मेरे पास तुमसे कम ज्ञान हो सकता है या तुमसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है। मेरे कॉन्सेप्ट अप्रोच अलग हो सकते हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अप्रोच अलग हो सकते हैं। तो हमने पढ़ाई बराबर करी है, तुमने भी बीए किया है, मैंने भी बीए किया है, तुमने भी एमए किया है, मैंने भी एमए किया है। तो ये तो क्वांटिटी हो गई कि भैया तुमने दोनों ने एमए तक पढ़ाई करी, ये क्वांटिटी हो गई। लेकिन क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं या मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपकी अप्रोच अच्छी है या मेरी अप्रोच अच्छी है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक जब दोनों बातें आती हैं तो वो होता है विकास। जैसे हमने ये बोला कि भैया 90% साक्षर लोग हैं केरल के, या 90% से अधिक साक्षरता केरल की है, ये हमने बोल दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आपकी? नहीं तो मतलब केरल में शिक्षा का स्तर या शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब वहां के बच्चे स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, तभी तो उनका रिजल्ट अच्छा आया है। तो वहां जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर सड़क बिछाई, अब वो सड़क कितने साल तक चल रही है? 5 साल तक चल रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर वो 25-50 साल तक चल रही है तो उसकी सड़क अच्छी होगी, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो जहां पर क्वालिटी की बात आ जाए वो गुणात्मक है। मैंने बोला सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। अच्छा बुरा जो बताता है वो गुण होता है, अच्छा बुरा। मैंने बोला तुम्हारी पढ़ाई मेरे से अच्छी है,
मतलब ये गुण की बात कर दी मैंने, क्वालिटी की बात कर दी, है ना। मैंने बोला अमेरिका में शिक्षा का स्तर अच्छा है, अमेरिका में स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, अमेरिका में भुखमरी नहीं है, अमेरिका में कुपोषण नहीं है, अमेरिका में गरीबी नहीं है, अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है। तो जब मैं गरीबी की, जब मैं बेरोजगारी की, जब मैं भुखमरी की, जब मैं कुपोषण की, जब मैं शिक्षा की, जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं, तब मुझे यहां पर आर्थिक विकास की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें उत्पादन में वृद्धि तो है ही, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक कल्याण भी होता है। यह हो गया उत्पादन में वृद्धि। और गुणात्मक उदाहरण के अंतर्गत हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्थिक कल्याण। और आर्थिक कल्याण में हम क्या क्या देखेंगे, आइए दिखाता हूं मैं आपको। गरीबी को क्या करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा। बेरोजगारी को क्या करना पड़ेगा, तो खत्म करने के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना पड़ेगा। तो आर्थिक कल्याण का मतलब क्या, आर्थिक कल्याण का मतलब है गरीबी नहीं होगी, आर्थिक कल्याण का मतलब है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा जो होगी वो अच्छी क्वालिटी की दी जाएगी। इसलिए आपने देखा है कि सरकार काम कर रही है, एकलव्य मॉडल स्कूल बनवा रही है। EMRS देखा होगा आपने, एकलव्य मॉडल स्कूल, हाँ या ना। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज भी देखे होंगे उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री ने एक्सीलेंस कॉलेज भी बनवाए हैं उनके नाम पर, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम पर। तो शिक्षा का स्तर उच्च करना है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, तो ANM की नियुक्ति करी है, आशा कार्यकर्ताओं को गांवों में नियुक्त किया है, ताकि कोई भी जो घर में प्रसव होते थे, आशा के आने से संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है उसको हमने कंट्रोल किया है, क्योंकि घर में असुरक्षित प्रसव होता है और संस्थागत मतलब अस्पतालों में अगर प्रसव कराया जाए तो वह सुरक्षित होता है, डॉक्टरों की निगरानी में होता है। तो आशा कार्यकर्ता आए, ANM आए, तो इन लोगों से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ग्रामीण स्तर पर सोच कर देखो आप, है ना। एम्स हॉस्पिटल बनवाए गए, तो अगर एम्स बना है, ऑल इंडिया मेडिकल जो आपका रिसर्च सेंटर्स जो बने हुए हैं, तो क्या यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में शोध अनुसंधान हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे, है ना। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को हमें बढ़ाना है, शिक्षा के स्तर को हमें बढ़ाना है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उसको रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा हमें स्किल्ड वोकेशनल एजुकेशन, हमें लोगों की कुशलता को बढ़ाना है। कुशलता बढ़ाने का मतलब क्या है, कुशलता बढ़ाने का मतलब यह होता है कि हमें लोगों को स्किल देनी है। हमने ITI कॉलेज खोले हैं, हमने ITI कॉलेज में कंप्यूटर की, ITI कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन की, इन सब की हम शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपना खुद का व्यापार वाणिज्य स्थापित कर सके। हमने मुद्रा लोन के माध्यम से उनको लोन दिया, लोन देने के पश्चात वो खुद का एक अपना क्या खोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, बहुत सारे काम, क्योंकि स्किल का ही पैसा है, स्किल का ही पैसा है। तो कुशलता की बात कर ली हमने। इसके अलावा देखो, भुखमरी को हमें क्या करना है, लोगों को खाना पहुंचाना है, लोगों को खाना देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हमें क्या करना है, तो कुपोषण को समाप्त करना है ना, कुपोषण को समाप्त करना है। गर्भ अवस्था के दौरान गरीबी है तो कुपोषण है, गरीबी है तो कुपोषण है, गरीबी है तो भुखमरी है, गरीबी है तो शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, गरीबी है तो स्वास्थ्य का भी अच्छा नहीं ले पाओगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं मिल पाएंगी, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, जहां पर डॉक्टर ज्यादा फीस लेते हैं वहां नहीं जाओगे, 2 रुपए 5 रुपए का पर्चा सरकारी अस्पताल से कटवाओगे और वहीं पर लंबी लाइन में खड़े रहोगे, और कई बार मौत भी हो जाती है इंतजार करते करते, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड ही नहीं मिलता है, अस्पताल में अगर हम देखें तो कई प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं, पैथोलॉजी नहीं होती है जांच के लिए, ब्लड बैंक नहीं होता है। सरकारी अस्पतालों के यही हाल है अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो। इसके अलावा एक चीज और आती है, आधारभूत संरचना या अधोसंरचना। आधारभूत संरचना, अमेरिका में सड़कों की दिक्कत नहीं है, अमेरिका में सड़क मार्ग अच्छा है ना, अमेरिका में रेल मार्ग बहुत अच्छा है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग। अमेरिका में वायु मार्ग भारत से अच्छा है, विकसित देश है क्योंकि ये। अमेरिका में संचार की कोई दिक्कत नहीं है
विकसित देश, यहां पर तकनीकी भारत से अच्छी है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या तकनीकी, बात एक ही है। तो इन सब का रोना नहीं है, इन सब का रोना हमारे यहां पर है। हम अभी तकनीकी सुधार कर रहे हैं, हम तकनीकी या प्रौद्योगिकी मतलब आर्थिक विकास जो बोला है ये अल्प देशों के लिए है, ये अल्प विकसित देशों के लिए है। और अल्प विकसित देशों में कौन आता है? तो अल्प विकसित देशों में भारत और श्रीलंका आते हैं, जो इन सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और भी बहुत सारे देश हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, भारत और श्रीलंका के अलावा भी हैं, लेकिन इन्हें आप जानते हो इसलिए मैंने आपको आसान लैंग्वेज में यही बताए हैं। तो भारत और श्रीलंका अल्प विकसित देशों में क्या करना चाहिए? आर्थिक विकास करना चाहिए। आर्थिक विकास जब करेंगे तो गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, शिक्षा का स्तर अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा करेंगे, लोगों को स्किल्ड देंगे, भुखमरी को समाप्त करेंगे, कुपोषण को कम करेंगे, आधारभूत संरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, सड़क मार्ग को अच्छा करेंगे, है ना, सड़क मार्ग को अच्छा करेंगे, रेल मार्ग को अच्छा करेंगे, वायु मार्ग को अच्छा करेंगे, संचार सुविधाओं को बढ़ाएंगे, तकनीकी या प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट करेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। तो क्या इतनी बात मैं तुम्हें समझा पाया? अब मैं आपसे पूछता हूं कि समाज के भौतिक निरंतर कल्याण की बात कहां पर हो रही है? आर्थिक विकास में या आर्थिक समृद्धि में? मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि एक सोसाइटी है, एक समाज है, समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि कहां पर हो रही है? मैंने एक आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे पूछा कि समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि जो हो रही है ये कहां पर हो रही है? समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि, समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि। और आपको मैंने दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा हूं आर्थिक विकास, और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा हूं आर्थिक समृद्धि। आपको दो में से एक चूज करना है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? कॉन्सेप्ट डेवलप करो आप, कॉन्सेप्ट बनाओ आप, अप्रोच बनाओ आप, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट जो है, नहीं तो वर्ग दो जैसी हालत हो जाएगी, है ना, वर्ग दो जैसी हालत हो जाएगी, रोगे फिर तुम कि अरे सर हमें वहां पर समझ में नहीं आया। आर्थिक समृद्धि होगी, भौतिक कल्याण में वृद्धि। वेरी गुड, पूजा वाल्मीकि ने बिल्कुल सही जवाब दिया जी। ओम पाठक जी, किरण गुर्जर जी, है ना, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे भैया सभी को। यहां पर मैंने बोला है समाज के भौतिक कल्याण में वृद्धि। पहले व्यक्ति भूखा है, पहले व्यक्ति कुपोषित है, पहले उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, पहले वो केवल 5वीं तक पढ़ा है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन बस उसके पास है। तो क्या ये भौतिक कल्याण दिख रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये तुम्हें भौतिक कल्याण दिख रहा है? भौतिक मतलब कि जिसको हम फील ना करें, टच करके देख पाए, जिसको हम टच करके देख पाए। आर्थिक समृद्धि नहीं होगा, आर्थिक विकास होगा, है ना, आर्थिक समृद्धि नहीं होगा, आर्थिक विकास होगा। कल्याण की बात कर रहे हैं, इस शब्द को ही पकड़ लेते तो तुम जवाब दे पाते, है ना, इस शब्द को पकड़ लेते कि वेलफेयर की जो बात हो रही है, विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। हमने शिक्षा का स्तर अच्छा किया है ना, हमने जो है मॉडल स्कूल बनवाए हैं, हमने एकलव्य मॉडल स्कूल बनवाए हैं, हमने पीएम जो है एक्सीलेंस विश्वविद्यालय या कॉलेज बनवाए हैं, सीएम राइज बनवाए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शिक्षा का स्तर अच्छा कर रहा है। आयुष्मान कार्ड दिखाते हो, 5 लाख का बीमा लेते हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई हैं, आशा कार्यकर्ता गांव में जाती है और प्रसव करवाती है, तो महिलाओं की मृत्यु में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर कम हुई है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई है। तो ये भौतिक कल्याण है श्रीमान जी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी जेब में पैसा बढ़ रहा है तो ये आर्थिक समृद्धि हुई। मैंने बोला कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो ये आर्थिक समृद्धि हुई। मैंने बोला कि आपसे विकास अलग चीज है, विकास एक बड़ी संकल्पना है, विकास का दृष्टिकोण बृहद है, लेकिन समृद्धि का दृष्टिकोण संकुचित है। हाँ सर, अब समझ गए, है ना। विकास का मतलब डेवलपमेंट है सर, और समृद्धि का मतलब केवल, तुम मुझे बताओ, मैं और तुम खड़े हैं, तो क्या तुम मुझे देखकर बता सकते हो कि तुम स्वस्थ ज्यादा हो, मैं तुमसे कम स्वस्थ हूं? तुम और मैं खड़े हैं, तुम ये बता सकते हो कि सर आपके पास ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास कम नॉलेज है?
तुम और मैं खड़े हैं, तुम ये बता सकते हो कि सर आपके अंदर स्किल ज्यादा है, मेरे अंदर स्किल कम है, मैं और तुम खड़े हैं, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि सर आप पोषित हो, मैं कुपोषित हूं? हालांकि मैं कुपोषित हूं, तुम पोषित हो, दिखता भी होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि समाज के जब भी भौतिक कल्याण की बात करी जाएगी तब वहां पर आर्थिक विकास होगा। और अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं कि भैया ये बताओ, अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पूंजी निर्माण भी हो रहा है, और मैं आपको ये दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, एक आर्थिक विकास दिया है और एक आर्थिक समृद्धि दिया है, एक आर्थिक विकास दिया है और एक आर्थिक समृद्धि दिया है, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? हंस लो। उत्पादन में वृद्धि, लोग डिमांड कर रहे हैं। कैसी डिमांड कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं पैसा है हमारे पास, हमें खरीदना है, हमें उपभोग करना है, कंजम्पशन करना है। उपभोक्ता डिमांड कर रहा है, उत्पादन हो रहा है, कच्चा माल उद्योगों में जा रहा है, उद्योग वाला लोगों को गांव से बुला रहा है कि भैया आओ उत्पादन करना है। लोगों को बुलाने का मतलब रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलेगा, जेब में पैसा आएगा, शाम को मैकडी में दिखेगा और 8 के बाद सरकारी ठेकों में दिखेगा। समझ गए मेरी बात? चल, हाँ, भारतीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्थिक समृद्धि, एकदम आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। आप मुझे बताओ, हम देखो एक चीज मैं बताऊं, अमेरिका वाला है, चाइना वाला है, अमेरिका चाइना के लोग क्या करते हैं, अल्प विकसित देशों को लोन देते हैं, है ना, और एहसान बताते हैं। वो अपने आप में ये बताते हैं कि हमने भिखमंगों को भीख दी है। सर भारत को भिखमंगा बोल रहे हो, भीख लेगा तो भिखमंगा है, सिंपल सा है ना। जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं, जब तुम्हारे पास मानव संसाधन है, जब तुम्हारे पास भौतिक और प्राकृतिक संसाधन है, तो इनका तुम समुचित प्रयोग क्यों नहीं करते हो? संसाधनों का अगर अनुकूलतम आवंटन कर दिया जाए तो सर विकास कोई नहीं रोक सकता, है ना। भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक के सामने अब तुम उदाहरण दे के आओगे जो अंधभक्त होंगे कि सर हमने अभी मालदीव को इतने करोड़ रुपया का कर्जा दिया है। जेम से थोड़ी दिया है, तुम भी किसी से कर्जा ले लोगे, यहां का वहां कर दिया, उससे कर्जा लिया और उसको दे दिया, इतना ही तो आता है। ठीक है, चलो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमें हमारे एग्जाम को क्रैक करने से मतलब है। आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अर्थशास्त्री, सर आप पूछते ज्यादा हो बताते कम हो, सुकरात ने बोला है, उससे बड़ा कोई फिलोसफर नहीं हुआ, उसने बोला है प्रश्नोत्तर विधि से ही आपको कोई चीज डिलीवर करनी चाहिए, कोई चीज पढ़ानी चाहिए। जब तक प्रश्नोत्तर नहीं होगा तो यह एक तरफा भाषण विधि हो जाएगी। मैं आया, मैंने भाषण दिया और मैं चला गया, कोई मतलब नहीं साहब, कोई मतलब नहीं, है ना। तो आप क्या सीख पाए वो मैं जान जाता हूं ऐसे सवाल करके, है ना, जो मैंने सवाल करे जी। यहां पर अगर बात करी जाए कि सर आप भौतिक कल्याण की तो बात कर रहे हो, तो क्या आर्थिक कल्याण से लोगों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बौद्धिक विकास है, वो भी होता है? बिल्कुल होता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, बिल्कुल आती है। तो क्या वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास करता है? बिल्कुल करता है। संस्कृति क्या है? मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, भाषा है, साहित्यिक ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ में धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। इनका संरक्षण करोगे ना? हाँ सर, इनका संरक्षण करेंगे, यही तो संस्कृति है, दिस इज अ कल्चर, है ना। लिपि, भाषा, स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अगर हम इनका संरक्षण कर रहे हैं तो यह सांस्कृतिक संरक्षण हो गया। तो क्या सर आर्थिक विकास से राजनीतिक विकास संभव है? बिल्कुल है। तुम्हारा जब बौद्धिक विकास हो जाएगा, तुम्हारी जेब में पैसा होगा तो सब हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना पैसा है तो सब है ना। जब तुम्हारी शिक्षा अच्छी है, जब तुम स्किल्ड हो, जब तुम स्वस्थ हो, तब तुम क्या करोगे?
तब तुम बोलोगे, सरकार की आलोचना करोगे, सरकार को क्रिटिसाइज करोगे समय समय पे कि साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो तुम्हारा राजनीतिक हस्तक्षेप भी होगा, क्योंकि तुम जागरूक हो गए हो। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। ये सब पता है क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। कैसे चेंजेस? ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि परिवर्तन होता है। कोरोना आया, मंदी की स्थिति थी। कोरोना गया, मुद्रास्फीति, महंगाई की स्थिति थी। तो अर्थव्यवस्था में महंगाई, मंदी चलती है, हाँ। उतार चढ़ाव आते हैं, हाँ। मंदी की स्थिति में उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, हाँ। मंदी की स्थिति में रोजगार लोगों के पास रहता है, नहीं रहता है। मंदी की स्थिति में लोगों के पास आय होती है, लोगों की नहीं होती है। जीवन स्तर कमजोर हो जाएगा, निम्न स्तर का हो जाएगा। मंदी है ना, लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है, खर्च कहां से करेंगे? बैंक के पास लोन लेने का, बैंक बोला मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करेंगे? मुद्रास्फीति में क्या होता है, महंगाई में क्या होता है? भर भर के पैसा है लोगों के पास, लोग डिमांड कर रहे हैं, उत्पादन भर भर के हो रहा है, लोगों को भर भर के रोजगार मिल रहा है। पता है, अगर तुम्हें रोजगार चाहिए ना तो महंगाई होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो सर? हाँ, अगर बाजार में महंगाई है, अगर बाजार में मांग आधारित मुद्रास्फीति है, तो महंगाई होना चाहिए। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ी हुई होनी चाहिए। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन होगा तो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चे माल की आवश्यकता बस पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, लोगों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो क्या तुम और हम कौन है? लोग ही तो हैं। हम जाके क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने का मतलब, अरे अलग अलग सेक्टर में काम करोगे, है ना, अलग अलग विभागों में काम करोगे, उत्पादन ज्यादा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो तुम्हारी आय होगी, और तुम अपने परिवार की और खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। मैंने पूछा था तुमसे कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो तुमने बोला पैसा कमाने के लिए। मैंने पूछा तुमसे पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तो तुमने बोला सर हमें अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जब तुम्हारी इनकम होगी तो तुम क्या करोगे? अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे, पहले की क्लासेस में बता चुका हूं। जब तुम्हारी इनकम होगी तो तुम क्या करोगे? अपने माता पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाओगे, हाँ। आगे वाली जनरेशन को स्किल सिखाओगे, हाँ। लड़कियों को जूडो कराटे सिखाओगे, हाँ। डांस सिखाओगे, हाँ। स्किल ही सिखाओगे ना, भाला फेंकवाओगे, नीरज चोपड़ा बनवाओगे, हाँ। यही सब तो तुम्हें करवाना है। पैसा खर्च होगा उसमें, हाँ। जब तुम्हारी आय होगी तब तो तुम पैसा खर्च कर पाओगे, हाँ। कनेक्ट करो चीजें, बस, है ना। कनेक्ट करो चीजें, तुम्हें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक। एक सवाल है आपसे, हाँ। मैंने बोला उपभोग में वृद्धि हो रही है, मैंने बोला श्रम शक्ति में, मैंने बोला व्यापार में, है ना। उपभोग में वृद्धि हो रही है, श्रम शक्ति में वृद्धि हो रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि हो रही है कैसी? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक वृद्धि हो रही है। बताओ, आर्थिक समृद्धि होगी या आर्थिक विकास? कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक होना चाहिए। एप्लीकेशन पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 8 से 9 क्लासेस हो गई हैं, है ना। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र टॉपिक चल रहा है। जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो उपभोग बढ़ रहा है, श्रम शक्ति बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, और इसमें मात्रात्मक वृद्धि हो रही है। इसमें मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, हाँ। आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। अगर तुम जिंदा हो तो जवाब देना, है ना। हाँ, आर्थिक समृद्धि होगी, ठीक है। वेरी गुड। गीता, भारती, ओम, रक्षा, राम सिंह। राम सिंह ग्रोथ नहीं होगा भैया, है ना। आर्थिक समृद्धि होगा, आर्थिक समृद्धि होगा, आर्थिक समृद्धि होगा।
अगर उपभोग बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। हाँ, इससे कनेक्ट करो ना, श्रम शक्ति बढ़ रही है मतलब उत्पादन में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, व्यापार बढ़ रहा है। अरे बाजार में कौन होता है भैया? बाजार में दो लोग होते हैं, एक तो उपभोक्ता होता है और एक उत्पादक होता है। एक उत्पादक होता है और इसके बीच में वस्तु एवं सेवा व्यवहार करती है। इसके बीच में ही हम क्या करते हैं? वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय करते हैं। विनिमय को लेन देन लिख दूं? हाँ, वस्तु एवं सेवाओं का हम क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। अच्छा सर, तो वस्तु एवं सेवाओं का हमने लेन देन किया है, कंज्यूमर है और उत्पादक है। उत्पादक ये चाहता है, मैंने आज ही की क्लास में डिस्कस किया था कि उत्पादक ये चाहता है कि मैं कम से कम लागत पर अधिक से अधिक क्या करूं? अधिक से अधिक निर्गत प्राप्त करूं। सर ये निर्गत क्या है? निर्गत मतलब तैयार माल है। तैयार माल को निर्गत कहा जाता है। लागत उत्पादन के साधनों पर खर्च किया गया पैसा है। बहुत तकनीकी भाषा है सर, कैसे याद करें? सुनो, मैंने बोला आपसे लागत क्या है, तो आप बोलोगे लागत ये है कि उत्पादन के साधनों पर खर्च किया गया पैसा। ध्यान से सुनते जाना, उत्पादन के, ये छोटे छोटे शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए, है ना? नहीं तो एग्जाम में चार दीवारें और एक पंखा दिखाई देगा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो लागत क्या है? तो उत्पादन के साधनों में व्यय किया गया पैसा या रुपया या कुछ भी लिख लो, व्यय किया गया खर्चा है ये कुल मिला के। लागत क्या है? तो उत्पादन के साधनों में व्यय किया गया व्यय। उत्पादन के साधनों में किया गया व्यय बाद में लिखोगे तो सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये उत्पादन के साधन क्या हैं? फिर से सवाल आया। तो उत्पादन के साधन है श्रम, उत्पादन के साधन है पूंजी और उत्पादन के साधन है भूमि। तो श्रम, पूंजी और भूमि। श्रमिकों को पारिश्रमिक देना पड़ेगा, हाँ, लागत के अंतर्गत आएगा। पूंजी का ब्याज देना पड़ेगा। सर हमारे तो बाप दादाओं की जमीन है, उससे अर्थशास्त्र में कोई मतलब नहीं। अर्थव्यवस्था में तुम्हारे बाप दादाओं के पास जितना कैश रखा है उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बाप दादाओं की कई एकड़ जमीनें हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुमने पूंजी का इस्तेमाल किया है तो तुम्हें उस पूंजी पर ब्याज लगेगा, और अगर तुमने वो भूमि यूज करी है बाप दादाओं की तो तुम्हें उसका किराया देना पड़ेगा। पहले समझा चुका हूं ये बात, है ना? सर मैं तो खुद काम करता हूं, तो तुम खुद काम करते हो तब भी तुम्हें पारिश्रमिक मिलेगा, तब भी तुम्हें पारिश्रमिक मिलेगा। ये अर्थशास्त्र में ये तीन चीजें हमेशा दिमाग में बना के चलना कि मेरे बाप दादाओं का पैसा है, मैं एक उद्योग स्टार्ट कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं तुम्हें उसका पूंजी का ब्याज लगेगा। मेरी खुद की जमीन है, मैं उस पर ही उद्योग लगाऊंगा, नहीं, उस भूमि का तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। मैं खुद ही काम कर सकता हूं, नहीं, उसका तुम्हें पारिश्रमिक निकालना पड़ेगा। तो इन पर पैसा खर्च होगा। तो जो उत्पादक होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। उत्पादन हमेशा चाहता है कि लागत कम से कम हो, लागत कम से कम हो, लागत कम से कम हो और निर्गत ज्यादा से ज्यादा हो। निर्गत मतलब तैयार माल। मेरे पास कपास था, मैंने कपड़ा बनाया, तो कपास मतलब कच्चा माल खरीदने में मैं कम पैसा खर्चा करूंगा, लेकिन जब कपड़ा बन जाएगा तो मैं उसको महंगे दामों पर, ऊंची कीमतों पर बाजार में बेचने का प्रयास करूंगा, है ना? तो निर्गत मतलब होता है तैयार माल, है ना? तैयार माल। तो लागत कम से कम हो, निर्गत अधिक हो और वस्तु व सेवाओं की बिक्री ऊंची कीमतों पर बाजार में की जा सके। ऊंची कीमतों में बाजार में की जा सके। इससे क्या होगा? इससे लाभ होगा। किसको? फर्म को लाभ होगा, है ना? इससे फर्म को लाभ होगा, है ना? ये इससे जो लाभ होगा उसी को फर्म का लाभ कहा जाता है। तो आगत समझ गए होंगे, ये उत्पादन के साधनों को ही हम आगत कहते हैं। उत्पादन के साधनों को ही हम आगत कहते हैं और इसमें कच्चा माल और जुड़ जाता है। तो कच्चा माल और जोड़ लोगे तो ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, है ना? तो उपभोग को मैं समझाने के लिए यहां तक आपको पहुंचा कि भैया उपभोग है, मान लो उपभोग बढ़ रहा है, निरंतर वृद्धि हो रही है। श्रम शक्ति मतलब उसमें काम करने वाले लोग जो हैं
वो बढ़ रहे हैं क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है। उपभोग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। श्रम शक्ति मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा मतलब लेन देन ज्यादा होगा, क्रेता विक्रेता होंगे, लाभ होगा। अरे तो क्या इससे सरकार को फायदा नहीं होगा? होगा। अगर मेरी इनकम है तो मैं सरकार को टैक्स भी तो दूंगा, सरकार को कर भी तो दूंगा। अगर मैं सिग्नल क्रॉस कर दूंगा, और क्योंकि भारत का, मैंने बताया तुम्हें भारत का नागरिक कैसा है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तब वो रुक जाता है, लेकिन जब सिग्नल रेड होता है तब उसे क्रॉस कर जाता है। इतने समझदार लोग हैं भारत के, है ना। तो भारत में अगर व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, व्यापारी को अगर लाभ होगा, तो वो व्यापारी जीएसटी देगा। तांडव जीएसटी देता है, तांडव भी एक व्यापारी है। ठीक है सर, हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स देने के बाद क्या होगा सर? उसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? 1250 रुपया महिलाओं को लाडली बहना में दिया जाएगा। 400 रुपए या 200 रुपए की उज्ज्वला योजना की सब्सिडी तुम्हारे खाते में आएगी। 5 किलो अनाज तुम्हें सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में मिलेगा। अच्छा, राशन की दुकान है, पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं, हाँ सर हमें तो मिलता है, बीपीएल परिवार के लोगों को मिलता है, अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों को मिलता है, एवं पॉवर्टी लाइन में जो होते हैं उनको भी मिलता है। खाद्य सुरक्षा पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में बताऊंगा आपको, है ना। खर्चा कहाँ पर हो रहा है? लोगों का पेट भरने में, मतलब फूड सिक्योरिटी में। हाँ, स्ट्रीट लाइट लगी हैं, टोल टैक्स भी तो लेते हो, एहसान कौन सा कर रहे हो? अच्छे हाईवे दे रहे हैं, 6 लाइन 8 लाइन दे रहे हैं, टोल टैक्स तो देते हैं, पथकर तो देते हैं। अगर तुम्हारी सड़कों पर चलते हैं तो तुम्हें टैक्स भी देते हैं। अगर सिग्नल क्रॉस करते हैं तो तुम चालान भी फाड़ते हो। अगर रेलवे में यात्रा करते हैं तो तुम्हें फीस भी देते हैं। अगर बिजली का उपयोग करते हैं तो उसका तुम्हें फीस भी देते हैं। बिजली बिल भरना क्या है? फीस है। रेलवे में यात्रा करना क्या है? फीस है। चालान क्या है? स्टाम्प खरीदे, चालान है। सिग्नल क्रॉस कर दिया, चालान। वो सब बातें आगे होंगी अभी। तो व्यापार, उपभोग, श्रम शक्ति में अगर मात्रात्मक वृद्धि हो रही है तो ये क्या है? आर्थिक समृद्धि है। ये आर्थिक समृद्धि है। मैंने बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, तो अल्प विकसित देशों की समस्याओं की तरफ विकसित देशों ने ध्यान दिया, अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अर्थशास्त्रियों को लगा है कि विकसित देशों को अल्प विकसित देशों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। लेकिन वो जब मदद कर देते हैं तो वो एहसान बताते हैं और अपनी अपनी बड़ाई जो है, अपनी तारीफ जो है वो अन्य पूरे विश्व पर करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अर्थशास्त्रियों को क्योंकि मंदी की स्थिति हो गई थी, यह महसूस हुआ कि विकसित देशों को अल्प विकसित देशों की मदद करनी चाहिए। अल्प विकसित देशों की मदद नहीं, आर्थिक सहायता करनी चाहिए। आर्थिक सहायता करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपके अल्प विकसित देशों की समस्याएं क्या हैं? तो अगर मैं अल्प विकसित देशों में देखूं, अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में देखूं, तो विकासशील देश बेचारे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर लोग क्रिकेट की टीम खड़ी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या है जनसंख्या वृद्धि की। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ पर सीमित संसाधन है, यहाँ पर सीमित संसाधन है। या मैं बात करूं संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। संसाधनों का वितरण अनुकूलतम नहीं है, संसाधनों का वितरण अनुकूल नहीं है, है ना। और यहाँ पर सीमित संसाधन है और असीमित इच्छाएं हैं। इच्छाओं को मैं आवश्यकताएं बोल सकता हूँ, तो असीमित आवश्यकताएं हैं। तो अब जब सीमित संसाधन है, असीमित आवश्यकताएं हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा? असंतुलन की स्थिति होगी। निश्चित रूप से क्या होगा? असंतुलन की स्थिति होगी। और जब ऐसी स्थिति होगी तो आय विषमता होगी। आय विषमता होगी। और जब आय विषमता होगी तो वर्ग संघर्ष होंगे, है ना, वर्ग संघर्ष होंगे।
है ना। अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करने का सोचेगा, है ना, और गरीब वर्ग अमीर वर्ग को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या ज्यादा है, सीमित संसाधन हैं, असीमित आवश्यकताएं हैं, संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है, और आय विषमता है, कोई अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये सरकार का काम है। सरकार क्या करती है, तो सरकार आय विषमता को या आय असमानता को पाटने का प्रयास करती है। पाटने का मतलब कम करने का प्रयास करती है, कम करने का प्रयास करती है ना, कम करने का प्रयास करती है। इसके अलावा सरकार क्या करती है, रोजगार के अवसरों का सृजन करने का प्रयास करती है, अवसरों का सृजन करने का प्रयास करती है, शिक्षा का प्रयास करती है, स्वास्थ्य का प्रयास करती है, स्किल देने का प्रयास करती है, अधोसंरचना को डेवलप करने का प्रयास करती है। तो ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, बस एक लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, कि मैंने एक तरफ लिखा है संकुचित अवधारणा, मैंने एक तरफ लिखा है संकुचित अवधारणा। संकुचित अवधारणा कौन सी है, बताओ मुझे। अब दो ऑप्शन है, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ऑफलाइन मोड पर कमेंट भी करिएगा। संकुचित अवधारणा कौन सी है, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि। और मैंने एक लिखा है विस्तृत या व्यापक अवधारणा, एक मैंने लिखा है विस्तृत या व्यापक अवधारणा, विस्तृत या व्यापक अवधारणा। इसमें क्या लिखूंगा, आर्थिक समृद्धि। वेरी गुड भारती। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि। जब मैं इसको संकुचित बता रहा हूं, नैरो बता रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। काय का, तो आर्थिक विकास वाला ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र का केवल एक छोटा सा लेक्चर है, डेमो लेक्चर्स था। आगे की मुलाकात आपसे कल होगी ठीक 12 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।